इंट्रोडक्टरी क्लास हुई थी। आई होप अब सभी को मीनिंग क्लियर है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का किस तरीके से आपका वहां पे सब्जेक्ट मैटर डिफरेंट आपका नजर आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स से। सो डेफिनेशन जब आप करते हो तो कल लास्ट पॉइंट का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया था वो आता है इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेशन, यानी कि माइक्रो और मैक्रो को बेसिकली अगर आपको यहाँ पे कैटेगराइज करना हो तो डिफरेंशिएशन का बेसिस विल बी इंडिविजुअल बिहेवियर या फिर ओवरऑल आपका वहां पे टोटल इकोनॉमिक बिहेवियर। तो किसी भी कंट्री के जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो किस तरीके का एक ओवरऑल टेंडेंसी आपका दिखाई दे रहा है एक स्पेसिफिक फिनोमिना के लिए। तो एग्रीगेशन एक्चुअली उसी चीज को बताता है। एग्रीगेशन में सेक्शन जो आपने माइक्रो में जैसे मार्केट डिमांड का कंसेप्ट पढ़ा था, तो यहाँ पे वो मार्केट डिमांड को हम अगर पूरी इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं कंसिडर करें तो वो आपकी टर्म होगी एग्रीगेशन। ठीक है। सो बेसिकली आपका एक लाइन में हम डिफाइन करेंगे कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इट्स अ स्टडी ऑफ एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब क्या कि जो भी आपके वहां पे इंडिविजुअल्स जिस तरीके का भी आपका प्रिडिक्शन हम करते हैं किस तरीके का बिहेवियर दिखेगा एक पर्टिकुलर आपकी एक्टिविटी के लिए एक्शन के लिए, तो क्या कुछ पूरी इकोनॉमी के लेवल पे आपको चेंजेस ऑब्जर्व होंगे, उसकी ही स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट छोटा सा टाइटल दिया हुआ है कि बेसिकली जब आपको मीनिंग क्लियर हो गया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो आपके इकोनॉमिस्ट अब वहां पे काम करते हैं तो बेसिकली वो क्या कुछ आपका यहाँ पे एक्टिविटीज हैं जिनमें उनका इन्वॉल्वमेंट नजर आता है। सो बेसिकली आपका जो मैक्रो इकोनॉमिस्ट होते हैं, अगर उनके आप वहां पे वर्क के बारे में बात करो तो जैसा माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपका वहां पे रेफरेंस आया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या कुछ वहां पे स्टडी कर रहे हैं और किस किस चीज का वहां पे एनालिसिस किया जाएगा, इन अ वेरी सिमिलर मैनर मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी आपका काफी कुछ एक्टिविटीज हैं जो सेम तरीके से ही वहां पे आपका परफॉर्म होती हुई दिखाई देती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जितनी भी आपकी एक्टिविटीज हो रही हैं पूरी इकोनॉमी में उन सारी एक्टिविटीज का आपका स्टडी करना। उसके बाद आप वहां पे मेन जो टास्क हम कई बार असाइन करते हैं वो आपका यहाँ पे होता है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब क्या कि जो आपके यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिस्ट हैं वो आपका जो एग्जिस्टिंग सिनेरियो दिख रहा है इकोनॉमी में उसको बेस बना के कई बार आप देखते हो कि हम प्रिडिक्ट करते हैं कि अभी इकोनॉमी में अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं तो हो सकता है 6 महीने बाद आपका जो ये टेंडेंसी है इसमें आपका अपग्रेडेशन होगा या फिर आपकी प्राइसेस कम हो जाएंगी। तो जो पीछे का आपका समरी है उसको हमने बेस बनाया और उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं एडवांस में आने वाले फ्यूचर के लिए वहां पे प्रिडिक्शन। तो ये जो आपका वहां पे टास्क कई बार मेनली यहाँ असाइन किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिस्ट को, तो इसके रिगार्डिंग यू विल सी कि फोरकास्टिंग का काम माइक्रो लेवल पे काफी इजी है बट मैक्रो लेवल पे इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। कारण डिफिकल्ट क्यों है क्योंकि पूरी इकोनॉमी का जो आपका स्ट्रक्चर है वो अपने आप में काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। आपको नहीं पता एक इंडिविजुअल जब हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था तो आपने देखा था एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो वहां आइडियली जो एक आपकी टेंडेंसी दिखती है हमने कहा कि अगर एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है तो यूजुअली एक आपका वहां पे दिखता है इस तरीके का प्रेफरेंस कि कंज्यूमर विल डिमांड लेस। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? वो रैशनल बिहेवियर है, आइडियली ऐसा होना चाहिए। बट जब इकोनॉमी में इतने सारे डिफरेंट नेचर के लोग वहां पे रह रहे हैं, काफी सारे आपके टेस्ट दिख रहे हैं, काफी सारी प्रेफरेंसेस नजर आ रही हैं, तो यू विल सी कि आप कई बार जो प्रिडिक्शन कर रहे हो मे नॉट बी नेसेसरी कि उस तरीके का आउटकम आपको दिखाई दे जिस तरीके की आपकी फोरकास्टिंग आ रही है। तो इसीलिए फोरकास्टिंग वाला जो टास्क है नो डाउट असाइन किया जाता है कि मैक्रो इकोनॉमिस्ट आपके वहां पे फोरकास्टिंग का काम करते हैं, लेकिन काफी कम आप देखोगे कि फोरकास्टिंग आपका बहुत कम ऐसे चांसेस होंगे जिसमें एग्जैक्ट फिट बैठे। यानी कि आपका जरूरी नहीं है जो भी प्रिडिक्शन किया गया है अबाउट फ्यूचर वो 110% आपका करेक्ट ही जाए। मेजोरिटी ऑफ द केसेस में आपका प्रिडिक्शन वहां पे काफी ज्यादा सस्पिशन रहता है कि जो भी हम यहाँ पे फोरकास्ट कर रहे हैं वो फ्यूचर में आपका सही जाएगा या नहीं। कारण इकोनॉमिक बिहेवियर को आप जज नहीं कर सकते।
क्योंकि जितने भी आपकी इकोनॉमी है वो आपका सोशल ह्यूमन बीइंग से मिलके बनी है, और सोशल बिहेवियर में आपका जिस तरीके से कोई बंदा आपका काम कर रहा है या एनवायरनमेंट जैसे चेंज होता है, हमारा वहां पे सोचने का तरीका बदल जाता है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि आपके वहां पे टेस्ट प्रेफरेंसेस सब अनसर्टेन है, आप एक सोसाइटी का पार्ट हो, आप एक क्रिएटिव ह्यूमन बीइंग हो, तो आप वहां पे कहीं ना कहीं एक मशीन जैसे आपका रिएक्ट करती है उस तरीके से रिएक्शन नहीं आता। तो साइंसेस में हो सकता है, आपने बताया कि अगर दो केमिकल को मिलाएंगे तो यही आउटकम आएगा, लेकिन सोशल साइंसेस में ऐसा प्रिडिक्ट करना कि हमेशा अगर इस तरीके का इंसेंटिव देंगे तो इसी तरीके का रिस्पॉन्स आएगा, जरूरी नहीं है। बट नो डाउट ये आपका एक एक्टिविटी है जिसके ऊपर आपका यहाँ पे काम करते हैं मैक्रो इकोनॉमिस्ट, ठीक है। फोरकास्टिंग के अलावा जो आपका यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, एक्टिविटीज का लार्ज स्केल एनालिसिस का पार्ट आपका नो डाउट इसका रहेगा हिस्सा। यानी आप एनालाइज करते हो किस तरीके का आपका चल रहा है एनवायरनमेंट, क्या कुछ चेंजेस नए आपके आए हैं, क्या रेलेवेंस है उन चेंजेस का, और फ्यूचर में वो कितना लंबा सरवाइव करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपका वही रिसर्च वाला भी इसमें पार्ट रहता है, बेसिक रिसर्च। रिसर्च का मतलब क्या कि अभी ये चीज है, बट क्या फ्यूचर में इस तरीके का पॉसिबिलिटी है कि ये थ्योरी आपकी वहां पे सरवाइव कर पाएगी। इतने टाइम से हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो क्या आगे भी इस तरीके का दिखेगा हमें एप्लीकेशन उसका या नहीं। तो रिसर्च का मतलब है एग्जिस्टिंग जो आपका वहां पे कोई भी, हम मान के चल रहे हैं कि एक अजम्पशन काम कर रही है, वो अजम्पशन कितना वैलिड है कितना नहीं, उसको दोबारा से रिव्यू करना या उसमें लगातार कुछ ना कुछ हम ऐड ऑन करते जाएं। इसके अलावा आपका अगेन रिसर्च के प्रोसेस में वही सारा सब कुछ स्टेप आएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी आपका यहाँ पे मॉडल या थ्योरी फॉर्मेशन होता है, आप मॉडल डेवलप कर सकते हो। मॉडल कैसे बनेगा कि अगेन हम यहाँ पे कुछ एक आपका बेसिक प्रॉब्लम उठाएंगे, उसके रिगार्डिंग कुछ टेक्निक्स लगाएंगे कि किस तरीके से डेटा कलेक्ट करना है, फिर उसको कैसे आप एनालाइज करोगे, और उस बेसिस पे फिर फाइनली क्या कुछ आप कंक्लूजन वहां पे फ्रेम करते हो। तो अगेन वही सारा टास्क यहाँ पे भी चल रहा है, जिस तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपकी थ्योरी काम करती थी। वहां एक स्टेटमेंट आपको दी गई थी, अजम्पशंस का क्या रोल होता है इकोनॉमिक मॉडल या थ्योरी में। इन अ वेरी सिमिलर मैनर यहाँ भी आप जब मॉडल या थ्योरी फ्रेम करते हो, कुछ चीजों को आप कांस्टेंट मान के चलेंगे, क्योंकि बेशक हम मान रहे हैं कि इकोनॉमी में बहुत सारे वेरिएबल्स आपके लगातार बदल रहे हैं, लेकिन अगर आप सभी वेरिएबल्स को वहां पे डायनेमिक नेचर में एंट्री देते हो अगर अपनी थ्योरी में, तो माइट है पॉसिबल जो आप वहां पे प्रूव करना चाह रहे हो उस तरीके का आउटकम आपको ना मिले। तो यहाँ भी कुछ अजम्पशंस को आप यहाँ बेस बनाएंगे, उन अजम्पशंस को बेस मानते हुए एक आपका वहां पे कोई कोर ग्रुप होगा जिसको आप स्टडी करोगे, उस स्टडी के बेसिस पे फिर जो आपका डेटा आया उसको आप एनालाइज करते हो, उस एनालिसिस का फिर जो आपका रिजल्ट आ रहा है उसको देखते हुए प्रेजेंट सिनेरियो में आपका वो चीज कितना सही है कितना गलत, वो आप फाइनल यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दे देते हो, ठीक है। सो मैक्रो इकोनॉमिस्ट भी कुल मिला के वही सारी चीजें कर रहे हैं जिस तरीके से हमारा माइक्रो लेवल पे था। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो आपका कंक्लूजन निकलेगा उसको हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं पूरी इकोनॉमी पे, रादर देन कि एक इंडिविजुअल आपका बिहेवियर कैसे वहां पे दिखेगा। हम कह रहे हैं पूरा इकोनॉमी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट इतना ज्यादा कुछ इस पे हो सकता है क्वेश्चन ना दिखे आपको। अब इसमें एक जो लास्ट पार्ट बचता है चैप्टर का, यहाँ पे बेसिकली आपका एक डिबेट का रेफरेंस है कि जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की आप स्टडी करते हो, तो बेसिकली वहां पे जितने भी इकोनॉमिस्ट आपके हुए हैं शुरू से लेके अब तक, तो उन इकोनॉमिस्ट के ग्रुप को एक्चुअली यू कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। शुरुआत में जो बेस आपका बनता है उसमें आपका जो इकोनॉमिस्ट है उनको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। तो कई बार क्वेश्चन जो दिखेगा वो उस ग्रुप फॉर्मेशन के बेस पे हो सकता है, आपको आइडिया होना चाहिए कि वो दो ग्रुप्स जो हमने बताए हैं, एक ग्रुप जो पर्टिकुलर आपका स्टार्टिंग में सपोज जिसने आपकी एंट्री ली, उसका बेसिक आपका परसेप्शन क्या था, किस तरीके से इकोनॉमी आपको ऑपरेट करती है और क्या होना चाहिए एक आइडियली आपका मेथड। दूसरा ग्रुप उसी आपकी वहां पे थ्योरी को अपोज करते हुए आया है, तो वो ग्रुप क्यों वहां पे एग्जिस्टेंस में आया और फिर क्यों उसकी थ्योरी को आपका वैलिडिटी मिली। तो उन दोनों ग्रुप्स का डिस्क्रिप्शन को बेस बना के क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
सो यहाँ पे आपके टू अप्रोचेस आप कह सकते हो, या आप यहाँ पे टू व्यू पॉइंट्स कह सकते हो, या फिर आपका यहाँ पे टू टाइप्स का क्लासिफिकेशन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की आपकी कैटेगरी वहां पे बनती है, कैसे भी आप चाहो तो एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो आपका रेफरेंस आ रहा है, रेफरेंस में आएगा कि दो ग्रुप्स का जो डिस्क्रिप्शन हम देते हैं, एक आता है ग्रुप क्लासिकल्स का, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो हुए हैं, और एक आपके यहाँ पे आते हैं केंजियन। तो इन दो ग्रुप्स के ऊपर कई बार आपका पूछ लिया जाता है क्वेश्चन वहां पे 2 4 5 नंबर का, कि दोनों अप्रोचेस किस तरीके से सेपरेट आपका वहां पे है, और हर एक आपकी ओपिनियन का क्या कुछ लॉजिक नजर आता है। तो सबसे पहले जो क्लासिकल्स की आपकी यहाँ पे बनती है कैटेगरी, उसमें आपका एक वेल नोन नाम यहाँ पे नजर आता है, एडम स्मिथ। सुना है? कौन थे एडम स्मिथ? हाँ जी, किसी ने नहीं सुना? फादर 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 ऑफ ऑफ इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स। की फॉर्म में डिफाइन किया जाता है एडम स्मिथ को। और इनका 1776 में एक बुक आया था, वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, ये लिख लो, द वेल्थ ऑफ नेशंस, ये बुक लिखी थी एडम स्मिथ ने। इसमें जो ये आपका वेल्थ लिखा हुआ है ना, इसका उस तरीके से एज सच मनी से कोई रेफरेंस नहीं है, लेकिन जो आपका इन्होंने एक बेसिक डिस्क्रिप्शन दिया कि किसी भी इकोनॉमी में जो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑपरेट करती हुई आपको दिख रही है, उसका बेसिक मंत्रा क्या कुछ है, या कोई आपकी जो इकोनॉमी है वो कब तक आपका सक्सेसफुली यहाँ पे ऑपरेट करती रहेगी। तो इन्होंने एक आपका वहां पे सजेशन दिया था। इनका बेसिक अजम्पशन क्या था कि अगर इकोनॉमी एक फ्री मार्केट बेस्ड इकोनॉमी हो, क्या मतलब है फ्री मार्केट बेस्ड इकोनॉमी का? कल भी इस वर्ड के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था। मैम ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी, अच्छा। और कोई बच्चा? एंड नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। हाँ, फ्री मार्केट बेस्ड इकोनॉमी का मतलब है जहां पे जो भी आपका इक्विलिब्रियम का लेवल एस्टेब्लिश होगा ना, वेदर इट्स लेबर मार्केट या फिर आपका गुड्स मार्केट या फिर सर्विसेज, कोई भी आपकी मार्केट जो ऑपरेट कर रही है, इक्विलिब्रियम का एस्टेब्लिशमेंट होगा मार्केट फोर्सेस के जरिए। मार्केट फोर्सेस हम कैसे डिफाइन करते हैं? डिमांड और सप्लाई। आगे बात समझ? किसी भी इकोनॉमी में अगर आपको परफेक्ट इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करना है, तो इट शुड बी बेस्ड ऑन फ्री मार्केट फोर्सेस। क्या मतलब? गवर्नमेंट इंटरवेंशन जीरो होगा यहाँ पे। इनका बेसिकली जो आपका परसेप्शन था वो ये था कि अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है मार्केट मैकेनिज्म में, तो यू विल सी कि वहां पे जो वेलफेयर की सिचुएशन है, जो पहले आपका नजर आ रहा था वहां पे वेलफेयर रिलेटेड एस्पेक्ट, वो घट जाएगा। क्या मतलब? जब हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में डेड वेट लॉस का कंसेप्ट पढ़ा था, याद है वो क्या था? कि अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, गवर्नमेंट सपोज टैक्स लगा देती है किसी भी चीज की सेल या यस परचेज के ऊपर, तो कुछ आपका डिस्ट्रप्शन क्रिएट हो गया था ना, इक्विलिब्रियम से यस मैम। डिविएट कर गई थी इकोनॉमी। वो किसके एंट्री के कारण हुआ? गवर्नमेंट की एंट्री के गवर्नमेंट। कारण। तो ये लोग क्या कहते हैं कि अगर आपका इकोनॉमी फ्री कंडीशन में काम कर रहा है जिसमें जीरो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, तो ऑटोमेटिकली आपका एक आइडियल इक्विलिब्रियम वहां पे सेट हो जाएगा। आइडियली गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरवीन एनी काइंड ऑफ आपका वहां पे मार्केट फिनोमिना, किसी भी तरीके के मार्केट स्ट्रक्चर में उसको करना ही नहीं चाहिए इंटरवीन, क्योंकि इकोनॉमी में इस तरीके का आपका वहां पे आप कह लो पावर्स हैं
या इस तरीके का आपका कुछ एक इंसेंटिव दिखता है, कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जो ऑटोमेटिकली अपने आप को इस तरीके से रीएडजस्ट करेंगी कि मार्केट फिर से आपका इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आ जाए, अगर कोई टेम्परेरी वहां पे इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है। तो इनका जो बेसिक मानना था वो आपका फेवर करते थे कि कल हमने सब्जेक्ट मैटर पढ़ा था मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो सब्जेक्ट मैटर में लास्ट में हमने एक पॉइंट कोट किया था गवर्नमेंट पॉलिसीज का रोल। सो आइडियली जो ये क्लासिकल्स का आपका यहाँ पे ग्रुप है, ये आपका क्या कहता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी कोई सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकती इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का। आगे बात समझ। ये जो बेसिक बिलीव आपका करते थे, यहाँ पे वही आपकी थ्योरी नजर आ रही है जो इनविजिबल हैंड का कंसेप्ट आपको बताया गया था। याद है क्या था ये? इनविजिबल हैंड का मतलब क्या है? लेजेस फेयर। कोई आपका इंटरवेंशन नहीं हो रहा है गवर्नमेंट का, और ऑटोमेटिकली मार्केट आपको खुद से वहां पे रीएडजस्ट होते हुए दिखाई देगी। ठीक है, तो अगर इस तरीके का आपका वहां पे दिख रहा है रेफरेंस, तो यू विल सी कि कहीं ना कहीं आपका वहां पे मैक्सिमम स्केल ऑफ एफिशिएंसी नजर आएगा। मैक्सिमम स्केल ऑफ एफिशिएंसी का मतलब क्या है? रिसोर्सेज का भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, और कहीं ना कहीं जिस चीज की डिमांड है उस चीज की आपकी सप्लाई भी यहाँ पे अवेलेबल होती हुई दिखाई देगी। ठीक, तो अब जो ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का आपका ग्रुप है, इनकी बेसिक जो अजम्पशन यहाँ पे काम करती है, अजम्पशंस लिख लो यहाँ पे, दो बेसिक अजम्पशन है इस आपके ग्रुप की, जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा मॉडल बेस है। पहली अजम्पशन आपकी है यहाँ पे वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? वेज का मतलब है लेबर को जो उसका रिम्यूनरेशन मिल रहा है, वो काम कर रहा है, अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो उसके बदले में उसको क्या मिलता है? वेज रेट। और प्राइस किस कंटेक्स्ट में कि जो गुड्स और सर्विसेज मार्केट है उसमें आपका जिस आपके पर्टिकुलर फिनोमिना के ऊपर ट्रांजेक्शन होगा, वो आपका यहाँ पे लिंक क्या होता है? प्राइस। तो पिछली बार जब हमने माइक्रो पढ़ा था तो उसमें आप इन दोनों चीजों का किस तरीके से डिटर्मिनेशन हो रहा है ये चीज आप समझ चुके हो। अगर मैं गुड्स मार्केट की बात करूं तो ये आपका डिमांड और ये आपका सप्लाई, दोनों आपके कर्व्स ने जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, ये क्या डिसाइड हो गया? प्राइस और ये क्वांटिटी। ऐसा ही था लेबर मार्केट में भी। क्या होता है? लेबर की डिमांड कैसे डिमांड है? डायरेक्ट है, डिराइव डिमांड है, क्या है? डिराइव्ड है। डिराइव डिमांड है। तो ये भी चीज आपको पता है कि लेबर का डायरेक्ट आपका वहां पे यूटिलिटी नहीं है, लेकिन लेबर जिन चीजों को आपका बनाता है उन चीजों की डिमांड के कारण उसकी आपकी वहां पे मांग की जाती है। ठीक है, तो लेबर मार्केट में भी जो डिस्क्रिप्शन हमने बताया था कि जितना डिमांड आएगा लेबर का और जितना फिर सप्लाई अवेलेबल है, इससे क्या डिसाइड हो जाएगा यहाँ पे? वेज रेट। एंड दिस विल बी द क्वांटिटी जो आपका लेबर यहाँ पे अब एम्प्लॉयड दिखाई देगा। ठीक है, तो अब ये क्या कहते हैं? वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है, ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट या एडम स्मिथ ने बताया कि अगर मार्केट में कोई भी आपका टेम्परेरी इम्बैलेंस क्रिएट होता है, सपोज यहाँ पे सरप्लस की सिचुएशन आ जाए। सरप्लस का मतलब क्या कि अब मार्केट में किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की सप्लाई तो काफी ज्यादा है लेकिन उसकी डिमांड नहीं आ रही है, तो आइडियली क्या होगा? कमोडिटी की प्राइस डिक्लाइन करेगी। ऐसा ही होता है ना। तो प्राइस में जैसे ही आपका डिक्रीज शुरू होगा, अल्टीमेटली आप फिर से कहां पे पहुंच जाओगे? परफेक्ट इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पे। और जैसे आपका यहाँ पे लेबर के कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई एक्सेस हो गई है, तो आप देखोगे कि थोड़े टाइम के लिए जो आपका एम्प्लॉयर है, अब वो डिमांड कम कर देगा लेबर की। ठीक है, क्योंकि अब उसे उतना लेबर नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी पहले से सरप्लस स्टॉक आ गया है। तो कहीं ना कहीं अब लेबर की डिमांड पहले से कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? सप्लाई एज इट इज है, लेकिन डिमांड पहले से अगर कम कर दी जाती है तो वेज रेट घटेगी, बढ़ेगी, क्या हुआ? घट जाएगी। और वेज रेट घटने का मतलब क्या है?
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। ऐसा होता है, नहीं होता है? यस मैम। है ना? तो ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। क्या मतलब? सरप्लस की सिचुएशन में जब प्रोड्यूसर ज्यादा सामान नहीं बेच पा रहा है, तो उसको प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करना होगा? क्योंकि प्राइस घट रही है तो उसकी उत्पादन की लागत भी घटनी चाहिए। और उत्पादन में मेन फैक्टर जो एक यूज हो रहा है उसको हम मान रहे हैं लेबर। तो लेबर के ऊपर किस तरीके का आपका रीएडजस्टमेंट दिखाई दिया लेबर मार्केट में, कि लेबर की वेज रेट पहले से कम हो गई है। और कम वेज रेट का मतलब क्या है? कि जब वेज रेट कम होती है तो आपने एक पढ़ा है वहां पे रूल, कि आइडियली एम्प्लॉयर शुड हायर मोर, यानी वो ज्यादा हायर कर सकता है। तो हो सकता है पहले वाली वेज रेट पे हायरिंग बंद हो गई थी, लेकिन अब जब वेज रेट डिक्लाइन करना स्टार्ट करी है, तो अब फिर से आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होगा और फिर से आपकी नई वहां पे ज्वाइनिंग आएगी या नई अपॉर्चुनिटीज आपकी खुलेंगी मार्केट में। ठीक है? सो कुल मिला के वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी का मंत्रा ये है कि ये आपका एडम स्मिथ कहते हैं कि इकोनॉमी अपने आप को एक इस तरीके से रीएडजस्ट करते हुए दिखाई देती है। अब गवर्नमेंट ने इंटरवीन नहीं किया, मार्केट में ही आपका इस तरीके से एक एडजस्टमेंट हो गया कि अगर एक पार्ट में कुछ इम्बैलेंस है तो दोनों आपकी वहां पे हिस्सों में जो भी मार्केट पावर्स वहां पे दिख रही थी, उन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया? ऑफसेट कर दिया। यानी कि जो एक पार्ट में आपका वहां पे सपोज सरप्लस है, तो दूसरे पार्ट में आपका इस तरीके से चेंजेस होंगे ताकि इकोनॉमी फिर से आपका परफेक्ट इक्विलिब्रियम में पहुंच जाए। ठीक है? तो वेज का मतलब है मजदूरी में कटौती भी हो सकती है और इंक्रीमेंट भी। ऐसे ही अगर प्राइस आपका यहाँ पे शॉर्टेज होती तो बढ़ता हुआ दिखाई देता, तो यहाँ पे उल्टी समरी नजर आती। ठीक है? सो कुल मिला के पहली बेसिक अजम्पशन है कि ये दोनों ही चेंजेबल हैं। ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ पे एक बार फिक्स कर दिया। गवर्नमेंट के केस में हमने कहा था, जो मिनिमम वेज लेजिस्लेशन की कल हम बात कर रहे थे, है ना? और इसके ऊपर शायद क्वेश्चन भी आया था या नहीं आया था एग्जाम में? क्वेश्चन आया हुआ है। मिनिमम वेज प्राइस लेजिस्लेशन या आपका मिनिमम वेज लेजिस्लेशन की पॉलिसी क्या होती है, और शुड गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट दिस टाइप ऑफ पॉलिसी और नॉट, ऐसा था कोई क्वेश्चन? यस मैम, वेजेस को तो आया था। हाँ, आया था। आया था तो कर दिया था। किसका एग्जाम्पल था ये? यस फ्लोर मैम। में आया था, सीलिंग में आया था? मैम फ्लोर था। फ्लोर था। तो इसमें क्या इम्पैक्ट आता है? उसमें आपको बताए गए थे ना मैम क्या क्या अनएम्प्लॉयमेंट, पॉसिबिलिटी होती है। अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है मैम, इससे ज्यादा ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, बट फिर भी गवर्नमेंट ये पॉलिसी अडॉप्ट करती है। तो उसके हमने कुछ पॉइंट्स वहां पे काउंट करवाए थे कि किस केसेस में आपका यस पॉलिसी मैम। शुड वर्क, है ना? तो ये जो आपका वेलबींग के लिए। यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगा, तो यू विल सी कि आपका ये वेज फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा। जैसे ही गवर्नमेंट ने लॉ बनाया तो वेज क्या हो जाएगा? फिक्स। तो अब जब वेज फिक्स हो गया है तो एम्प्लॉयर उस वेज को तो छेड़ नहीं सकता, उसको उसी वेज रेट पे हायर करना पड़ेगा। तो आइडियली वो क्या करते हैं, वो जितना हायर कर सकते थे अगर रिलेटिवली थोड़ा सा लोअर वेज रेट होता, तो अब वो उससे कम हायरिंग रखेंगे। तो रिजल्ट क्या आता है? अनएम्प्लॉयमेंट। तो एडम स्मिथ कहता है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन वहां पे कहीं ना कहीं ज्यादा प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगा। अब गवर्नमेंट ने इंटरवीन नहीं किया तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ? वेज कम हो गई और फिर से आपका वहां पे क्या है? रीएडजस्टमेंट हो गया। आगे बात समझ? तो पहली असम्पशन है वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरा आपका यहाँ पे एक जो मेन असम्पशन ये मान के चलते हैं वो होता है कि इस इकोनॉमी में सेल्फ इंटरेस्ट मोटिवेटेड बिहेवियर दिखता है आपका। क्या मतलब है? सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब है अपने लाभ को अधिकतम करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कोई भी जो बिजनेसमैन है वो क्या करना चाहता है? अपने वहां पे प्रॉफिट के स्केल को मैक्सिमाइज। तो इसका मतलब क्या है कि वो बाय हुक और बाय क्रूक इस तरीके की पॉलिसी रखेगा कि जितने भी उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका वो ऑप्टिमम रेंज तक क्या करे यहाँ पे? यूटिलाइजेशन। आपने देखा था पिछली बार जब हमने वो डेड वेट लॉस वाली समरी बताई थी, तो उसमें हम कह रहे थे कि अगर मोनोपोली हो तो उसमें आपका ऑप्टिमम रेंज तक नहीं जाता, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट के मिनिमम तक नहीं जाएगा, प्रोडक्शन उससे पहले ही बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो हम लॉजिक लगाते हैं, सेल्फ
मोटिवेशन या आपका एक तरीके से आप कह लो सेल्फ इंटरेस्ट कैसे मैक्सिमाइज होगा कि अगर मेरे प्लांट में रिक्वायरमेंट है 2 लोगों की, तो मैं 2 की जगह हो सकता है 1 को ही हायर करूं, बजाय कि मैं 2 की बजाय 3 लोगों को वहां पे हायर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को कॉस्ट मिनिमाइजेशन करना है, तभी मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। ठीक है, तो ये भी आपका वहां पे इस तरीके का टेंडेंसी दिखाई देता है कि इस मार्केट स्ट्रक्चर या इकोनॉमी में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाली थ्योरी काम करती है। तो जब भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, यू विल सी कि यहाँ पे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन नजर आता है फ्री मार्केट में, यानी बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं। तो अगर आप अपना वहां पे लगातार काम करने के तरीके में इंप्रूवमेंट नहीं लेके आ रहे हो, तो कोई आपका कॉम्पिटिटर आपको मार्केट से आउट कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए लगातार यहाँ पे आपका इनोवेशंस भी दिखेंगे, टेक्नोलॉजिकल आपका बेटरमेंट वहां उसके लिए काम करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज तभी हो सकता है जब आप कॉस्ट को मिनिमम लेवल तक वहां पे क्या कर दें, कंट्रोल। तो कॉस्ट कंट्रोल कैसे होगा, तो उसके लिए आप लगातार इनोवेशंस वहां पे करते हुए नजर आते हो। तो ये आपका मंत्र कहीं ना कहीं सक्सेसफुल इकोनॉमी की फंक्शनिंग के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो ये बेसिक 2 आपकी वहां पे अजम्पशंस हैं जो एडम स्मिथ ने बताई है कि फ्री मार्केट स्ट्रक्चर में नजर आएंगी। अब साथ ही वो एक इसका लिमिटेशन भी बता रहे हैं। लिमिटेशन क्या कि इन्होंने कहा है कि फ्री मार्केट का मतलब ये नहीं है कि जितने भी कंज्यूमर्स हैं मार्केट में, सारे के सारे कंज्यूमर्स की जो डिमांड है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। क्या मतलब, अभी हमने क्या बताया कि मार्केट में प्राइस कैसे डिसाइड हो रही है, डिमांड और सप्लाई ने जहां पे इंटरसेक्ट किया, ये प्राइस आ गई और ये क्वांटिटी अवेलेबल है। प्राइस जो यहाँ पे सेट हुई उसको गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ छेड़ नहीं रही है, या जो भी आपका प्राइस एक बार सेट हो गया वो फिक्स कर दिया गया है मार्केट ने। ठीक है, चीज भी अवेलेबल है, लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इस एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर इस चीज को खरीद पाए, तो क्या लगता है सबको मिलेगी ये चीज या नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट इंटरवेंशन को जब हम जस्टिफाई करते हैं तो उसमें यही आता है ना, डिस्ट्रीब्यूशनल एस्पेक्ट, कि सोसाइटी में जरूरी नहीं है कि हर एक तरीके के बंदे का एक सेम तरीके का परचेजिंग पावर दिखाई दे। एक रिच क्लास है, एक मिडिल क्लास है, एक लोअर क्लास है। तो लोअर और मिडिल को अगर ये एग्जिस्टिंग प्राइस रेशो काफी हाई लग रहा है, उनको लग रहा है कि उनके पास जो अवेलेबल आपका वहां पे इनकम है उसको अगर यहाँ इस कमोडिटी के कंजम्पशन के लिए वो खर्च करते हैं, तो मेजोरिटी में उनका पैसा खर्च हो जाएगा। तो क्या होगा, या तो वो कंजम्पशन को रिड्यूस करेंगे या फिर वो कंजम्पशन करेंगे नहीं। तो यहाँ कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है कि सबका डिमांड सेटिस्फाई हो। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एक पर्टिकुलर कमोडिटी के कंजम्पशन से क्या हो जाएंगे, वहां पे उनको नहीं मिलेगा, कारण उनके पास उतना परचेजिंग पावर नहीं है कि वो उसे अचीव कर पाए। तो ये कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट एफिशिएंटली या इकोनॉमी एक एफिशिएंट तरीके से आपका वहां पे ऑपरेट कर रही है, तो नो मैटर जिसके पास पैसा है वो खर्च करे और वो चीज ले ले, अवेलेबल है मार्केट में, और जिसके पास नहीं है वो सिंपली क्या है, कंजम्पशन ना करे। तो इनका ये बहुत सीधा सा रूल है। ठीक है, तो ये आपकी थ्योरी है क्लासिकल्स की, समझ आ गया? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इस मेन आपकी वहां पे थ्योरी के ऊपर बेस होके बात कर रहे हैं, फ्री आपका वहां पे मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, और ये 2 बेसिक अजम्पशंस वहां पे काम कर रही हैं और इसी को बेस बना के पूरा इकोनॉमी ऑपरेट करता हुआ दिखाई देगा। ये कहते हैं चाहे किसी भी तरीके का इम्बैलेंस क्रिएट हो, सरप्लस है, शॉर्टेज है, ऑटोमेटिकली इन आपकी वहां पे चीजों में इस तरीके से बदलाव आएंगे कि इकोनॉमी फिर से अपने आप को वहां पे इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन में क्या कर लेगी, रीएस्टैब्लिश। ठीक है, अब जो ये थ्योरी आपकी दी गई एडम स्मिथ ने, इसने काफी लंबे टाइम तक आपका वहां पे सही तरीके के रिजल्ट दिए, लेकिन आपका जब 1929 का फेज आया, 1929 का जो ईयर था इसको डिफाइन किया जाता है ग्रेट डिप्रेशन, महान मंदी। बेसिकली 1929 तक पहुंचते पहुंचते
विश्व में आपका ना बहुत ज्यादा लंबे स्तर पे आपका, और एक बहुत आप कह सकते हो कि क्रिटिकल लेवल तक एक आपका डिप्रेशन का वहां पे रेंज बनना स्टार्ट हो गया था। और 1929 में जो आपका डिफाइन किया जाता है, इसको हम कहते हैं पूरे विश्व में एक आपका मंदी का सिचुएशन दिखाई दे रहा था। मंदी का मतलब क्या है? कल भी बात कर रहे थे, जब इस तरीके का डाउन टर्न आपका शुरू हो और आप एक्सट्रीम लोएस्ट पॉइंट पे चले जाओ, तो ये होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब है इसमें प्राइसेस आपके बहुत लो दिखेंगे, डिमांड बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली लो है या आपका नेग्लिजिबल दिखाई दे रही है, इन्वेस्टमेंट में लगातार कमी या आपका नेग्लिजिबल इन्वेस्टमेंट, स्टॉक भरा पड़ा है लेकिन उसको खरीदने वाले लोग नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट लार्जेस्ट स्केल तक दिखाई देगा। तो ये जो आपका एक डाउन टर्न शुरू हुआ, अब इस थ्योरी के मुकाबले जो आपका हम बात कर रहे थे कि इस केस में क्या हो रहा है, सरप्लस है ना, हम कह रहे हैं स्टॉक तो है और प्राइसेस भी काफी कम है, प्राइसेस घट गई, लगातार घटती जा रही है, लेकिन इकोनॉमी यहाँ इस लेवल पे पहुंच नहीं पा रही है। ऐसा क्यों? तो इस चीज को जो एडम स्मिथ ने आपका ये थ्योरी दी थी, वो आपका यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर पाई कि 1929 में जो ये ग्रेट डिप्रेशन दिखाई दिया, जिसका मूल कारण क्या था? मांग की कमी। तो मांग जब कम होती है तो हमने एक रूल पढ़ा है कि प्राइसेस गिर जाती हैं और फिर क्या होता है? ऑटोमेटिकली फिर से बैलेंस आ जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा हुआ नहीं। तो अब यहाँ पे काफी लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि जो ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आपका दे रहे हैं सॉल्यूशन, दैट इज नॉट राइट। यानी ये बार बार जो कह रहे थे कि गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए, क्या वो आपका जस्टिफाइबल है? अब लगातार हमने देख लिया कि बहुत लंबे टाइम से डिमांड नहीं बढ़ पा रही है, इकोनॉमी में जो भी फोर्सेस हैं वो एक तरीके से उल्टी डायरेक्शन में लेके जा रही है इकोनॉमी को, बजाय कि हम आगे की तरफ बढ़े। तो अब यहाँ पे एक नई तरीके की थ्योरी की जरूरत थी, तो उसमें आपका रेफरेंस आता है केन्जियन अप्रोच का। ठीक है, तो जेएम कीन्स ने आपका यहाँ पे जो इनका रेफरेंस आता है, पूरा नाम जॉन मेनार्ड केन्स था आपका। 1936 में इनका एक आपका बुक आया था, वो लिख लो, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, तो 1936 में एक तरीके से एक नई आपकी यहाँ पे थीम के साथ जेएम कीन्स ने आपका एक मॉडल डेवलप किया। इनका कहना था कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आपका अभी तक बता रहे हैं, इन्होंने कहा वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी काम करती है और उससे इकोनॉमी फिर से आपका क्या हो जाएगी? बैलेंस में आ जाएगी। ये कहते हैं कि जो क्लासिकल्स का ये ओपिनियन है ना, ये शॉर्ट रन में आपका कई बार काम करता हुआ नहीं दिखाई देता। लॉन्ग रन में तो नो डाउट आ जाएगा इक्विलिब्रियम, लेकिन शॉर्ट रन में यू विल सी कि वहां पे लार्ज स्केल फ्लक्चुएशन दिखाई देंगी। और यहाँ पे शॉर्ट रन में अगर आपको इस डिमांड एफिशिएंसी को दूर करना है, सबसे पहले तो सोल कारण क्या है? इन्होंने कहा डिप्रेशन का अगर हम मेन कारण यहाँ पे देखें तो वो है मांग में कमी। अब आपको अगर इससे दूर करना है डिप्रेशन को, इन्वेस्टमेंट कब बढ़ेगा? जब आपके बिजनेसमैन का पहले से जो इकट्ठा हुआ स्टॉक है वो क्लियर हो जाए। तो अब वो स्टॉक क्लियर कैसे होगा? जब लोग मांग क्रिएट करना शुरू करें। तो ये जॉन मेनार्ड केन्स ने कहा कि आपका जो यहाँ पे बेसिक इशू दिख रहा है, वो लोग मांग क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास काम नहीं है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो अभी तक हमने एक रूल बनाया हुआ था कि गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी, उस रूल को आपको तोड़ना पड़ेगा। क्या मतलब? कि आप यहाँ पे गवर्नमेंट को एग्जिस्टेंस में लेके आए। अब गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगी? ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे आपका वहां पे मेजोरिटी में लोगों को क्या मिले? रोजगार। अब रोजगार कैसा दिया जाएगा, क्या होगा फॉर्मेट, वो आपका मैटर नहीं करता, चाहे बेशक हमें वेस्ट काम करवाने हो, लेकिन आपको करवाना है। तो
तो इसमें आपका उन्होंने जो सॉल्यूशन दिया वो क्या था कि आपका गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरवीन करे और वो लोगों के लिए यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना स्टार्ट करें, क्योंकि फ्री में आप पैसे नहीं डिलीवर कर सकते हाथ में जिससे मांग करें। तो कुछ ना कुछ काम करवाओ और काम के बदले जब उनके हाथ में पैसा आना शुरू होगा तो वो डिमांड क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और जैसे ही फिर मांग बढ़ेगी तो आप देखोगे कि स्टॉक लगातार कम होता जाएगा, और अब जब स्टॉक घट रहा है तो इन्वेस्टर क्या करना शुरू करेंगे, नया इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे जो आपने शुरुआत गवर्नमेंट ने करी है, धीरे धीरे जब प्राइवेट इन्वेस्टर भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो प्राइवेट सेक्टर में भी अब पैरेलली जॉब अपॉर्चुनिटी आना शुरू हो जाएगी। तो एक रिकवरी का फेज आपका स्टार्ट हो जाएगा इकोनॉमी में, ठीक है। और फिर से आपका एक प्रोस्पेरिटी की तरफ हम मूव करेंगे। तो बेसिकली जो आपका केंज ने सॉल्यूशन दिया वो क्या था, सॉल्यूशन यहाँ पे कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए। गवर्नमेंट आपका वहां पे कई बार काफी अच्छा सॉल्यूशन दे सकती है कुछ प्रॉब्लम्स का, जो आपका फ्री मार्केट इकोनॉमी वहां पे नहीं दे पाता। तो इनविजिबल हैंड की थ्योरी जरूरी नहीं है हर केस में और हर एक आपके वहां पे प्रॉब्लम के लिए एक सूटेबल सॉल्यूशन हो। समटाइम्स यू रिक्वायर गवर्नमेंट पॉलिसी जो आपको एक क्रिटिकल सिचुएशन से निकाल के एक बेटर वहां पे फ्यूचर की तरफ लेके जा सकती है। तो आ गया समझ डिफरेंस क्या है, केंज क्या कह रहे हैं, क्या डिफरेंस हुआ आप दोनों में? मैम इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट ये फेवर करता है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन होना चाहिए। और एक पॉइंट पे ये दोनों सहमत हैं, क्या, लॉन्ग रन में मार्केट फोर्सेस ऑटोमेटिकली रीएडजस्ट कर लेंगे अपने आप को, लेकिन शॉर्ट रन में आपकी जरूरत पड़ती है अकॉर्डिंग टू केंज गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ठीक है। क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम तक गवर्नमेंट के सहारे सरवाइव नहीं कर पाओगे जब तक इकोनॉमी में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ना हो। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा रिक्वायरमेंट सरकार ही पूरा करे, तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को नो डाउट आपको लेके आना पड़ेगा मेन स्ट्रीम में। बट फिर भी जब बीच बीच में आपका जरूरत होती है, जैसा कि अभी कोविड टाइम में आपने देखा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत घट गया, तो गवर्नमेंट ने पैकेज आपका वहां पे इशू किया। तो ये क्या था, ये वही है कि शॉर्ट ड्यूरेशन में जो सारा आपका डिस्ट्रप्शन दिख रहा है उस चीज को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट थोड़ा सा सपोर्ट आपका दे रही है। सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे जैसे चीजें नॉर्मल होंगी तो प्राइवेट आपका इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली फिर से बढ़ेगा, तो लोगों को फिर से जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जो आपका समरी है वो है केंज की, ठीक। अब जो केंजियन थ्योरी भी आपकी आई, इस केंजियन मॉडल का भी ऐसा नहीं है कि ये अपने आप में परफेक्ट है, इसमें भी कुछ कमियां हैं। वो क्या कि 1970s तक पहुंचते पहुंचते फिर एक दोबारा से सिचुएशन नजर आना शुरू हो गई वर्ल्ड इकोनॉमी के सामने, जिसको हम डिफाइन करते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपका यहाँ पे दो चीजों का कॉम्बिनेशन दिखता है पैरेलल इकोनॉमी में, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, काफी संख्या में लोग जो आपके हैं वो बेरोजगार हैं, प्लस साथ साथ क्या दिख रहा है, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन एज वेल। इन्फ्लेशन क्या है, कल बात हुई थी ना, एक्सेस डिमांड। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, प्राइस ऑफ द गुड्स, जनरल प्राइस लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। तो एक चीज ध्यान से देखना क्या मतलब है कॉम्बिनेशन का, जब मेजोरिटी में लोग बेरोजगार हों तो क्या होना चाहिए, डिमांड एफिशिएंसी होगी नहीं होगी इकोनॉमी में। यहां हमने क्या कहा था, बहुत ज्यादा आपकी क्वांटिटी में लोग वहां पे क्या है, उनके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो वो डिमांड नहीं कर रहे हैं, और डिमांड नहीं करने का मेन कारण यही है ना कि जॉब नहीं होगी, तभी मांग नहीं निकल रही है। तो जब मांग नहीं होती तो कीमतें गिरनी चाहिए ना, यही तो रूल था डिप्रेशन में अभी हमने जो डिस्कस किया है ना। लेकिन यहाँ Yes, पे ma'am. एक्चुअली उल्टा हो रहा है, एक तो बहुत सारे लोगों के पास जॉब नहीं है, मांग आपकी नहीं कर पा रहे हैं लोग,
कंजम्पशन आपका लगातार गिरता जा रहा है लेवल, और दूसरा कीमतें घटने की बजाय बढ़ रही हैं, उल्टी टेंडेंसी। तो ये तो और ज्यादा आपकी खराब सिचुएशन है, ठीक है। यानी कि कीमतें अगर कम हो तो फिर भी बंदा थोड़ा बहुत हो सकता है उधार लेके अपना वहां पे क्या करेगा, गुजारा करने लायक तो ले लेगा, लेकिन जब कीमतें और ज्यादा वहां पे बढ़ती जा रही है लगातार, तो जब आपके पास जॉब नहीं है तो सकता है उस कंडीशन में कोई आपको उधार भी ना दे। तो अब इस केस में क्या, अब केंजियन मॉडल भी फेल हो गया। डिमांड एफिशिएंसी तो है लेकिन प्राइस भी पैरेलली बढ़ रहा है। प्राइस कम था तो केंज ने कहा कि आप यहाँ पे लोगों को क्या है, काम दो, उनके हाथ में आपका परचेजिंग पावर दो और वो मांग करना शुरू करेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जॉब अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो इन्फ्लेशन ने और ज्यादा सिचुएशन खराब कर दी। तो इसीलिए 70s में जो एक नया फिनोमिना दिखना स्टार्ट हुआ, उसमें आपने देखा कि हमने कहा कि जो केंजियन मॉडल ने थ्योरी दी है वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टोटली आप क्रिटिसाइज करना शुरू कर दो कि क्लासिकल मॉडल फेल हो गया। तो अब इसके बाद जितने भी आप देखोगे कि मॉडल फॉर्मेशन हुआ मैक्रो इकोनॉमिक्स में फोरकास्टिंग के रिगार्डिंग कि क्या पॉलिसी बननी चाहिए, तो उसमें ना एक मिक्स मैच दिखना स्टार्ट हो गया। मिक्स मैच क्या, कि कुछ अजम्पशंस हमने क्लासिकल से उठाई और कुछ हमने क्या करा, केंजियन का लिया। तो दोनों मिलके एक बेस्ट पॉलिसी आपकी बना सकते हैं, बजाय कि हम एक सेम या एक कोर फॉर्मेट को ही पकड़ के चलें कि या तो हम क्लासिकल को बेस बनाएंगे या फिर केंजियन। क्योंकि कुछ कंडीशंस हैं जिनको केंजियन मॉडल बहुत अच्छे से वहां पे लेके चल रहा है या उसका सोल्यूशन दे रहा है, और कुछ केसेस में क्लासिकल मॉडल ने भी काफी अच्छा सुझाव दिया है या प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया है। तो आगे जितने भी मॉडल आए हैं उसमें आपका एक मिक्स्ड वर्जन दिखाई देता है। कुछ केसेस में क्लासिकल मॉडल का आपका वहां पे ज्यादा समरी कहीं ना कहीं वैलिडेट करता हुआ दिखाई देता है, और कुछ में आपका केंजियन का। तो जितने भी फिर रिवीजन हुए थ्योरीज में, उन दोनों का आपका एक वहां पे कंबाइंड वर्जन नजर आया है आफ्टर 1970s ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के लिए, स्पेशली मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के लिए एक यूनिफाइड अप्रोच की जरूरत है, जिसमें आपको दोनों चीजों को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट पढ़ा है ना सभी ने, क्या होता है मिक्स्ड इकोनॉमी? और इंडियन इकोनॉमी को हम डिफाइन करते हैं कि इट्स अ मिक्स्ड इकोनॉमी। ऐसा है नहीं है? यस मैम। और मेजोरिटी में आप देखोगे कि ज्यादातर विश्व की अर्थव्यवस्थाएं उनमें इस तरीके का दिखता है स्ट्रक्चर। मिक्स्ड का मतलब है यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है ना, और गवर्नमेंट भी है। तो दोनों को मिलके अपना कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, शेयर, ठीक है। तो कुछ एक हिस्सा ऐसा हो सकता है जिसमें प्राइवेट सेक्टर को हम सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें। प्राइवेट सेक्टर किसके लिए काम करता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, है ना। ये किसका था बेसिक आपका रूल क्लासिकल्स का? कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट या फ्री मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए। गवर्नमेंट किस लिए काम कर रहा है? सोशल वेलफेयर के लिए। तो अगर आपका सीलिंग या फ्लोर का चीज है कि गवर्नमेंट इंटरवेन करेगा, तो आपका वहां पे वो चीजें अप्लाई होती हुई दिखाई देंगी। तो जब जरूरत है गवर्नमेंट पॉलिसी की, गवर्नमेंट शुड इंटरवीन, और जब जरूरत नहीं है तो हमें मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ देना चाहिए, ताकि ऑटोमेटिकली चीजें आपकी इक्विलिब्रियम में एस्टैब्लिश हो जाए, ठीक है। तो जब तक जरूरत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस, तो गवर्नमेंट को यहाँ पे एक्टिविटीज में बीच में छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। और जहां जरूरत पड़े तो वहां पे फिर सूटेबल पॉलिसी बनाई जा सकती है। फिस्कल टर्म में रिक्वायरमेंट है तो फिस्कल पॉलिसी बन सकती है। अगर मॉनेटरी आपका रिक्वायरमेंट है तो आरबीआई आपका वहां पे कुछ इंसेंटिव एड ऑन कर सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के इसके साथ इस चैप्टर में आपका यही सारा सब कुछ समरी था। चैप्टर नंबर 1 हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन जो आने के चांसेस हैं वो अब दो ही तरीके से पूछा जा सकता है। नंबर 1, मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन और उसका सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या, कि जो कल हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इश्यूज हैं जो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? इकोनॉमिक ग्रोथ का लेवल किस तरीके से डिसाइड होता है, क्या क्या इश्यूज हैं वो आप स्टडी करते हो। उसके अलावा इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, बिजनेस साइकिल, पॉलिसी का रोल,
इंटरनेशनल इंटीग्रेशन क्या आपका अफेक्ट करता है, नहीं करता है। तो ये सारे सब कुछ इश्यूज हैं जो आप यहाँ पे डिस्कस करोगे, ठीक है। दूसरा आपका इस अप्रोच को बेस बना के आ सकता है कि जो दो आपकी अप्रोचेस दिखती हैं, क्लासिकल वर्सेस केंजियन, तो दोनों अप्रोचेस का क्या लॉजिक है और किस केस में कौन सा अप्रोच आपका बेटर होगा। तो क्लासिकल का जो मॉडल है उसका पता लग गया आपको कि क्या बेसिक आपका assumption था और केंज ने क्या कुछ उसमें रिवीजन किया वो भी। तो प्रेजेंट में यू विल सी कि एक आपका कंबाइंड मिक्सचर दिखता है दोनों अप्रोचेस का। ना तो आप वहां पे कोर फॉर्म में क्लासिकल को ही फॉलो कर सकते हो, ना ही केंजियन को, क्योंकि प्रेजेंट केस में मेजोरिटी ऑफ द इकोनॉमीज फंक्शन कर रही है मिक्स्ड मॉडल के ऊपर। तो उसमें गवर्नमेंट भी आपकी पैरेलली काम करती है प्लस आपका प्राइवेट भी, क्योंकि अगर आपने प्राइवेट को खुले में छोड़ दिया तो अभी एक बच्चे ने क्या कैपिटलिस्ट, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में फिर सोशल वेलफेयर भूल जाओ। तो अगर आपको एक वहां पे अच्छा स्टेट तैयार करना है या वेलफेयर बढ़ाना है लोगों का, मेजोरिटी में वहां पे सबको बेनिफिट मिले, रिक्वायरमेंट पूरी हो, तो गवर्नमेंट का एग्जिस्टेंस जरूरी है। तो गवर्नमेंट का जहां पे रोल जरूरी है वहां पे गवर्नमेंट आपका दिखाई दे, और जहां प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंटली काम कर सकता है उसको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंड ओवर कर दी जाए, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट आपका जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। मैम नेशनल इनकम, हाँ मैम जैसा आपने अभी बोला कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आने से और नेशनल का वेलफेयर है वो कम हो जाता है, तो मैम जैसे हमारी इंडिया कंट्री है मिक्स्ड इकोनॉमी वाली,